नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ। अब ये जो लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट का है। इसमें जो 1872 अधिनियम के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ तैयार किया गया था, उसी अधिनियम से जुड़ा हुआ ये पेपर है। उसकी मैराथन क्लास है जिसमें बुलेट पॉइंट में आपको कुछ थ्योरी मिलेगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शॉर्ट और लॉन्ग टाइप दोनों मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संविदा विधि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पेपर है उसी से जुड़ा हुआ ये लेक्चर रहने वाला है। और आपको जो पीडीएफ है इन चैनलों में अगर आप चाहो तो जा सकते हो, टेलीग्राम में जा कर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट की बात करते हैं। अगर संविदा को समझे, संविदा क्या होती है, एक संविदा होती है वो संविदा होती है। तो आपको संविधा नहीं समझना है इसको, है ना। संविदा मतलब अलग चीज हो जाती है और संविदा मतलब अलग चीज हो जाती है। तो संविदा हमेशा संविदा ही रहेगी। क्या है जिसको अंग्रेजी में हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, देखते हैं। तो संविदा के बारे में बताया गया है। संविदा दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। मतलब कम से कम दो लोग हों और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इन लोगों के बीच कानूनी जो कह सकते हो कानूनी समझौता है, और बाध्यकारी मतलब जिनको दोनों को मानना है, तो उसी को हम संविदा कहते हैं। यह है उस समय बनती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रस्ताव देता है, प्रपोजल देता है कि भाई हम आपसे कोई संविदा करना चाहते हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष उस चीज को स्वीकार भी करे। तो यहाँ पे प्रस्ताव होगा, फिर स्वीकार होगा, तब जाके संविदा तैयार होगी। जैसे उदाहरण, राम श्याम के बीच एक संविदा होती है। 10,000 रुपए में एक बगीचा बेचने का समझौता किया जाता है और एक संविदा है। तो ये दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेल और बाई वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए राम और श्याम के बीच 10,000 रुपए में एक बगीचे बेचने का समझौता किया जा रहा है। तो पहले प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव रखने के बाद सामने वाला उसको स्वीकार करेगा। स्वीकार करने के बाद आपकी संविदा क्या होगी, फाइनल हो जाएगी कि हाँ ये संविदा हो चुकी है, और जो विधिक तरीके से होती है। यहाँ तक संविदा समझ में आ सकता है। उसके बाद हम संविदा की कुछ एसेंशियल तत्व देखते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, देखते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, नंबर 1 प्रस्ताव होना चाहिए, फिर स्वीकृति, प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, या कह सकते हो जो हमें मिलने वाला रिटर्न में जो पैसा है वही, और चौथा सक्षम पक्ष, पांचवा है स्वतंत्रता। तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहले कोई संविदा करने से पहले प्रस्ताव यानी ऑफर रखना होगा। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना। मतलब मान लीजिए हम एक घर बेचना चाहते हैं, उस घर को किसी दूसरे के पास बेचना है, बी व्यक्ति को। तो उसके पास हम अपना क्या रखेंगे, प्रस्ताव के हम घर बेचना चाहते हैं। तो प्रस्ताव सुनेगा आपका, फिर दूसरा वो क्या करेगा, स्वीकृति देगा। तो प्रस्ताव को दूसरा पक्ष स्वीकार करेगा, तो बी क्या करेगा, बोलेगा हाँ हम खरीद सकते हैं। फिर क्या होना चाहिए, भाई इसने बोला कि हम बेचना चाहते हैं, इसने बोला हम खरीदेंगे। अब तीसरा मुद्दा क्या होगा कि दोनों के बीच कुछ तो बात होगी, कितने रुपए में बेचना चाहता है। रुपए जो है वही हमारा प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, कंसिडरेशन। तो दोनों पक्षों के बीच मूल्य लाभ का विनिमय, मतलब आदान प्रदान, जो भी मार्केटिंग कह सकते हो एक दूसरे में। तो कह सकते हो प्रतिफल का मतलब कितने रुपए में बेचना चाहते हो, तो रुपए बता दिया जाएगा। फिर एक चीज का ध्यान रखना, सक्षम पार्टी यानी कि बेपक्ष, जो मानसिक रूप से स्वस्थ और कानूनी रूप से संविदा करने के लिए योग्य हो। मतलब संविदा किन के बीच हो गई, आप मान लो बड़ा है, बड़े हो, कोई भाई 18 माइनस का माइनर व्यक्ति है, तो उसके बीच समाधान नहीं कर सकते हो। तो दोनों व्यक्ति 18 प्लस हो, सक्षम माइंड की यानी कि साउंड माइंड सेट बिल्कुल नॉर्मल हो, कि भाई पागल ना हो, और संविदा करने योग्य हो। जो भी संविदा करने योग्य हो सकता है, सक्षम माइंड है, और स्वतंत्र सहमति के साथ हो। अगला पॉइंट पांचवा क्या है, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। कोई दबाव, धोखाधड़ी या धोखे से मुक्त रहित होना चाहिए। भाई हम आपको घर बेचना चाहते हैं और हम बोल रहे हैं 1,00,000 रुपए लगेंगे, और आपने आया हमारे ऊपर बंदूक तान दी, हम तो 10,000 ही देंगे। तो सहमति स्वतंत्र है, नहीं है। तो यहाँ पे सहमति स्वतंत्र भी होना चाहिए, तब संविदा
कंप्लीट होती। तो संविदा के यही 5 एसेंशियल तत्व हैं, इनको जितना मजबूती से समझ पाओगे उतनी आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ है मजबूत होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बात की गई है तीसरी, करार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इसी को एग्रीमेंट भी कह सकते हो। देखिए, संविदा के विभिन्न प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्त, दूसरा होता है मौन, तीसरा होता है एक तरफा। व्यक्त क्या होता है? इसको हम एक्सप्रेस करें, वह करार जो स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त किया जा सके। जैसे दो व्यक्तियों के बीच एक लिखित एग्रीमेंट हो रहा है, वो हुआ व्यक्त करके। भाई, एक दस्तावेज में लिखित एग्रीमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? आपका लिखित हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हो स्पष्ट शब्दों में हो रहा है। एक होता मौन, वह करार जो पक्षों के आचरण व्यवहार से माना जाता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना, यह एक मौन समझौता है। भाई दोनों ने बोला कि भाई हम रेस्टोरेंट में अब लिखित थोड़ी ना करार करेंगे दोनों लोग मिल करके कि भाई आज रेस्टोरेंट में खाना खाना, इसका एग्रीमेंट कराओ। तो ये मौन होता है, एक दूसरे से सामंजस्य के आधार पे कर सकते हैं। एक होता है एक तरफा यानी कि अनलैटरल, यानी कि जिसमें एक पक्ष एक तरफा वादा करता है, जिसमें दोनों पक्षों का यहाँ पे रोल नहीं रहता है। जैसे देखते हैं, जैसे कोई खोई हुई वस्तु के लिए इनाम घोषित करना। भाई आपका कोई सामान खो गया है, अब सामान खोने पर आपने कोई इनाम रख दिया कि कोई भी सामान लेकर के आएगा हम उसको 10,000 रुपए देंगे। तो आपने कोई भी के साथ किया ना, कोई भी कौन हो सकता है, तो एक तरफा हो गया है। अगला अगला देखा जाए दो तरफ़ा यानी कि बायलैटरल, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ देने का वादा करते हैं। जैसे मकान की बिक्री पर विक्रेता और खरीदार का समझौता, तो ये बायलैटरल ही होगा। जनरली यही वाले तो होते हैं। भाई कोई सामान की खरीद बेच हो रही है तो दो तरफ़ा कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो बायलैटरल के उदाहरण बतेर पड़े हुए हैं। तो यहाँ तक हम बढ़ते हैं, यहाँ समझा हमने एग्रीमेंट कितने-कितने प्रकार के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखते हैं संविदा का निष्पादन कैसे परफ़ॉर्म किया जाती है, संविदा संविदा कैसे तैयार की जाती है, उसकी बात करते हैं। यह तब होता है जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेते हैं। जो हमने ऊपर तत्व बताए हैं, उन सभी तत्वों को लोगों ने निभा लिया, यानी स्वतंत्र सहमति हो, प्रपोज़ल भी दे दिया हो, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया हो, पैसे का प्रतिफल की भी कंडीशन लग गई हो, और सभी जितने पाँचों एलिमेंट कंप्लीट हो गए होंगे, तब हम लोग क्या होंगे? ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके होंगे। जैसे राम ने 10,000 का भुगतान किया और श्याम ने बाइक दी, तो उन्होंने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली। इसका मतलब क्या हो गया? संविदा का निष्पादन हो चुका है। जब कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, अंत में जो हमारी डील हो जाती है, फाइनल डील क्रैक करना बोलते हैं, उसी को परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, शून्य यानी कि वॉइड, शून्य करना है, शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल, संविदा को समझना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट, ये जनरली आता रहता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है शून्य और शून्य करनी में। समझे? शून्य संविदा क्या होती है? वह संविदा जो कानूनी रूप से कभी भी वैध नहीं होती है। मतलब कानून ने उसको पहले से ही अवैध घोषित करके रखा हो कि नहीं हो सकती है, वो होगी शून्य। जैसे कोई भी लड़की की शादी 18 साल से अगर कम में हो रही है तो वो शून्य हो गई ना? अगर 18 साल से कम में, क्योंकि कानून ने उसको अवैध माना है, ये होगी शून्य। जैसे उदाहरण एक, ऐसा कोई करार जो अपराध के उद्देश्य से किया गया हो। भाई ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो अपराध के उद्देश्य से किया गया हो कि भाई हम तुम्हें 10,000 रुपए दे रहे हैं, तुम इसका मर्डर कर दो, तो क्या कानून में दिया गया है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये अवैध है। शून्य करनी है, जैसे कि वॉइडेबल की बात करी जा रही है, वह संविदा जिसे एक पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है, जैसे धोखे या दबाव में दिया गया करार। भाई जैसे मान लो एक महिला है, एक पुरुष है, महिला ए है, पुरुष बी है। अब एक महिला की उसकी बगैर सहमति से उसकी शादी कराई जा रही है। तो हमने बताया था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें स्वतंत्र सहमति होना अनिवार्य है। तो क्या कह सकते हो, ये चीज़ उसका वैध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये शून्य करणीय माना जाएगा, क्योंकि उसकी सहमति नहीं है। शादी होने के बाद भी वो यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको शून्य कर सकती है, ख़त्म कर सकती है कि भाई मेरी इस शादी में कोई भी स्वतंत्र सहमति नहीं थी।
तो यहाँ तक समझ सकते हो शून्य करनी है जिसको किया जा सके बंद आगे या रद्द किया जा सके, लेकिन पहले सही था। उसको लगता है जैसे धोखे में कोई भी काम कर दिया है, दबाव में कर दिया है, किसी ने गन पॉइंट पे आपसे कुछ भी करा लिया कि भाई तुम गन पॉइंट पे तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, तो भाई स्वतंत्र सहमति थोड़ी ना थी। तो जनरली शून्य करनीय संविदा में लोगों की स्वतंत्र सहमति का हनन होता है, इस वजह से शून्य करनीय संविदा खत्म कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा छठवां पॉइंट, साम्मिश्रित संविदा यानी कि कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यह वह संविदा होती है जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर होती है। कौन सी अनिश्चित घटना? जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, ठीक है। जैसे यदि बारिश होती है तो मैं 500 रुपए दूंगा, यही एक साम्मिश्रित संविदा है कि भाई कोई किसी ने बेट लगा ली, बेट मतलब शर्त लगा ली कि बारिश आई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो क्या है ये? सामृषित यानी कॉग्निजेंट। जब अनिश्चित कोई घटना घट रही, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, जब कोई अनिश्चित घटना घट रही हो तो वहाँ पे सामृषित कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसकी कोई भी फिक्स नहीं हो। जैसे बोल दिया बाढ़ आ जाए तो हम तुम्हें 500 रुपए दे दें, या कुछ भी हो जाए इस तरीके से, तो ये सामृषित हो जाता है। सातवां देखते हैं, अवयस्कों द्वारा संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाई माइनर। जो अभी बताया जो 18 साल से कम है वो माइनर हो जाते हैं। जैसे अवयस्क जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते, उनका किया गया करार शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ना कि शून्य करनी है। एक चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है, अवयस्क के द्वारा किया गया करार शून्य होता है या शून्य करनी है? तो क्या होता है? शून्य, क्योंकि विधि ने पहले से ही इसको अवैध घोषित करके रखा है। शून्य करनी है वो होता है कि जिसकी स्वतंत्र सहमति से कोई काम ना हो रहा हो, वो चाहता तो कर भी सकता था, वो शून्य करनी हो जाता है। जैसे किसी गन पॉइंट से किसी को काम कराना, वो एक शून्य करनी में आ जाएगा। तो अवयस्क द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शून्य करनीय शून्य हो जाता है। अब समझते हैं प्रतिफल। जैसे कि हमने देखा था कंसिडरेशन, या कह सकते हो लाभ, या कह सकते हो कुछ रुपयों में मिली हुई धनराशि किसी चीज के बदले में, तो वही प्रतिफल होता है। देखिए, प्रतिफल वह मूल्य या लाभ होता है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। यह संविदा के लिए अति आवश्यक होता है। तो राम ने श्याम से 500 रुपए में पुरानी बाइक खरीदी, तो 500 रुपए क्या होगा? जो हमें लाभ मिला है या पैसा मिला है, वो प्रतिफल या कंसीडरेशन होता है। सीधी सी बात है, एक सामान बेचने और खरीदने के दौरान जो डील होती है, जो डील के दौरान हमें जो रुपए मिलते हैं उस सामान को बेचने खरीदने के लिए, वही प्रतिफल या कंसिडरेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 को समझते हैं, गुप्तता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि शब्दों से ही समझ में आ रहा है। यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक व्यक्ति की निजी जानकारी को बिना उसकी सहमति के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी उसके अनुमति के बिना साझा की जाती तो यह गुप्तता का उल्लंघन किया जाता है। मान लो जैसे इस चीज को समझना है कि भाई आपके अ, मोबाइल में कुछ फ़ोटो पड़ी हुई हैं और वो फ़ोटो किसी दूसरे ने भई वायरल कर दी हैं, तो क्या होगा? ये भई आपका गुप्तता का सिद्धांत क्या कर दिया है? वायलेट कर दिया है। आपकी स्वतंत्र सहमति के बगैर, उसकी आपकी इजाज़त के बगैर आपकी चीज़ों को पोस्ट कर दिया है, तो ये भी एक गुप्तता के सिद्धांत को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, संविदा की अवहेलना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना या उसको ना मानना। देखो, यह तब होता है जब कोई पक्ष करार के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें कुछ शर्तें होंगी। शर्तें मान लो 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 शर्तों में तुमने 3 तो मान ली, 2 तुमने तोड़ने की हम नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ब्रीच कर दिया है, तो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। यदि विक्रेता ने समय पर सामान नहीं भेजा तो यह एक करार का उल्लंघन है। वही आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 10 दिन के अंदर सामान भेज देना चाहिए और नहीं भेज रहा है, तो वो भी एक क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना माना जाएगा। शर्तों का उल्लंघन करना ही संविदा की अवहेलना कही जाती है। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, शून्य करनीय संविदा और विशेष प्रदर्शन को समझाएं।
विशेष प्रदर्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यह एक कानूनी आदेश होता है जिसमें अदालत किसी पक्ष को उसके करार को निष्पादित करने का आदेश देती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को बेचने के लिए सहमत हुआ उसे नहीं बेचा तो अदालत उसे विशेष प्रदर्शन का आदेश दे सकती है। जैसे कि हमने देखा था शून्यकर्णीय संविदा, पहले तो बात कर ली जाए। शून्यकर्णीय संविदा वही होती है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बगैर की जाती है, उसको आगे चल के रद्द किया जा सकता है, ये शून्यकर्णीय हो गया। अब विशेष प्रदर्शन की बात यह है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुम्हें ये सामान बेचेंगे, बेचने के बाद पूरी डील हो गई, उसके बाद अगर आप नहीं बेच रहे हो तो व्यक्ति अदालत में जाकर के मदद ले सकता है और आपको वैसा करना होगा जैसा अदालत का आदेश होगा। बात करते हैं क्षतिपूर्ति या डैमेज की। तो जब किसी संविदा का उल्लंघन होता है तब प्रतिपक्ष प्रभावित पक्ष को क्षति के लिए मुआवजा दिया जाता है। सीधी सी बात है, दो लोगों के बीच कोई संविदा हुई है, ए और बी के बीच कोई संविदा हुई है, उस बीच ए का कोई नुकसान होता है बी की वजह से, तो भाई मुआवजा लेने का हकदार ए हो जाएगा। तो वही क्षतिपूर्ति हो जाती, डैमेज। भाई आपने मान लीजिए आपने किसी को बाइक दी चलाने के लिए कि भाई ले जाओ। अब ले जाने के साथ आपने भाई ले जाने के बाद आपने क्या बोला कि भाई बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए, हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। बाइक को आप एक्सीडेंट करके आ गए तो ऐसी स्थिति में एक ही पास ये राइट्स रह जाते हैं कि उसको मुआवजा मिले कि बाइक सही करके दे। जैसे एक विक्रेता ने समय पर माल नहीं भेजा तो खरीदार को हुए नुकसान के लिए विक्रेता से मुआवजा लिया जा सकता है अगर उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 13 समझते हैं वाजिब करार यानी कि बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट या समरसित संविदा के बीच अंतर की बात की गई है। तो वाजिब करार मतलब सही करार, ऐसा करार जो दो पक्ष किसी घटना के परिणाम पर पैसा दांव पर लगाते हैं। जैसे यह भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अवैध होता है। समझे? वाजिब करार मतलब जहां बाजी लगाई जा रही है, वह करार जो दो पक्ष किसी घटना के परिणाम पर पैसा दांव पर लगाते हैं। समझना बात को। अपन ने सुना होगा सट्टा। सट्टा में क्या होता है, मान लो क्रिकेट टीम ए और बी है। ए पे हमने मान लो 10,000 रुपए लगा दिए। अब क्या हुआ, बाजी लगा दी उस पे। भाई जिस पे लगाए हैं अगर वो ए जीतती है तो हमें 10 के 20 मिलेंगे। तो क्या है, ये वाजिब करार हो गया बशर्ते ये अवैध होता है। बाजी लगाना अवैध होता है। सामरस्यित संविदा यह करार किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर होती है लेकिन यह दांव पर पैसा लगाने वाला नहीं होता, इसलिए वैध होता है। जो ऊपर देख चुके थे। पॉइंट नंबर 14 अनुबंध पर उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात कीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की बात कीजिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे। तो उपभोक्ता मतलब जो हम सामान खरीद बेच करते हैं वही हम उपभोक्ता होते हैं जो किसी चीज को कंज्यूम करते हैं। यह उपभोक्ता से जुड़े अनुबंधों पर लागू होता है जैसे वस्तुओं सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे एक उपभोक्ता ने खराब गुणवत्ता का माल खरीदा तो विक्रेता से कानूनी उपाय का सहारा लिया जा सकता है। भाई सीधी सी बात है, आप किसी दुकान से कुछ सामान खरीद के लाए, दुकानदार ने आपको सामान दे दिया लेकिन वो सामान थोड़ा सा खराब है। ऐसी स्थिति में आपको दुकानदार जो है रिप्लेस करके सामान देगा या उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आपको जो रिटर्न बन रहा होगा वो देगा। तो ये एक उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बना है जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। तो यही थे हमारे 14 पॉइंट जो 14 चैप्टरों से निकाले गए थे। इसके माध्यम से आप कह सकते हो कि यही सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो मोटे मोटे आपकी थ्योरी के पॉइंट थे वो यहाँ कवर कर दिए हैं। यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखने को मिले हमें कुछ प्रीवियस ईयर सॉफ्ट टाइप क्वेश्चंस, उनको देखते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। नंबर 1 पे रहेगा संविदा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें पता ही है 1872 जो संविदा अधिनियम उसकी धारा 2H के अनुसार संविदा वह समझौता है जिसे कानून द्वारा लागू किया जाता है। जैसे हमने देखा था संविदा में 5 तत्व होते हैं लोगों के द्वारा। पहले एक व्यक्ति प्रपोजल देगा, दूसरा व्यक्ति उस पर सहमति देगा, फिर कुछ प्रतिफल की बात होगी, दोनों की स्वतंत्र सहमति होगी। उसके बाद हम देखते हैं एक संविदा तैयार हो जाती है। तो इसमें 5 पॉइंट को और जोड़ सकते हैं।
ठीक है, संविदा की परिभाषा 2H में दी गई है। वह समझौता है जो कानूनी तौर से किया जाता है। यह राम और श्याम, जैसे मान लीजिए राम श्याम को 5,000 रुपए में अपनी साइकिल बेचने का प्रस्ताव यानी प्रपोजल देता है और राम इसे स्वीकार कर लेता है, तो यह एक क्या है, संविदा है। किसी ने प्रस्ताव दिया हो, किसी ने इसको स्वीकार किया, तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होने लग जाता है। पढ़ते हैं आगे। बात की गई है प्रपोजल की, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके। तो प्रपोजल 2A में देखने को मिलता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह कोई कार्य करेगा या नहीं करेगा ताकि दूसरा इसे स्वीकार कर सके, तो इसे ही प्रस्ताव कहते हैं। तो घुमा फिरा के बात की है, जैसे राम का कहना है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए में अपना मकान बेचूंगा, तो क्या है, एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव का मतलब कोई भी संविदा करने से पहले हम सामने वाले के पास जो प्रपोजल रखते हैं कि हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं, तो ये प्रस्ताव होता है। ये सबसे पहला चरण होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानक संविदा को समझाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। यह पूर्व निर्मित संविदा होती है जिसमें एक पक्ष की शर्तें होती हैं और दूसरे पक्ष को इन्हें स्वीकार करना होता है। जैसे हमने देखा कि जैसे हम LIC का एक प्रीमियम खरीदना चाहते हैं, तो उसमें शर्तें लिखी रहती हैं कि ये कंडीशन है हमारी, हम आपको इस तरीके से आपको प्रीमियम भरना होगा, तब जा कर के हम 10 साल या 5 साल में आपको इतना रिटर्न देंगे। तो क्या है, एक तरफ़ा है। LIC जैसे कोई भी बीमा पॉलिसी हम कर रहे हैं, वो एक तरफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको मानक संविदा कहते हैं। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, जो हमें लाभ होता है वही प्रतिफल होता है, किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के दौरान मिलता है। जब एक पक्ष किसी अन्य पक्ष को वादा करता है वह कुछ करेगा नहीं करेगा, उसे वादे के बदले में उस पक्ष से कोई लाभ या हानि या जिम्मेदारी प्राप्त होती है, तो उसे प्रतिफल कहा जाता है। सरल शब्दों में यह वह लाभ या हानि है जो एक पक्ष को संविदा के तहत मिलता है। सीधी सी बात है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाला जो पैसा है, हमें किसी सामान को बेचने के तहत वही हमारा प्रतिफल हो जाता है। जैसे 5,000 रुपए में हमें कोई वस्तु बेचना है, तो किसी वस्तु को बेचने पर जो मिल रहा है वही हमारा प्रतिफल है। बढ़ते हैं आगे। स्वीकृति का प्रतिसंहरण यानी कि रेवोकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंस देखते हैं। स्वीकृति का प्रतिसंहरण तब होता है जब किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन वह अपनी स्वीकृति को वापस ले लेता है। स्वीकृति को वापस लेने की प्रक्रिया को क्या होते हैं, प्रतिसंहरण बोलते हैं। समझे बात को क्या है, मतलब आपने किसी को एक प्रस्ताव भेजा कि मैं आपको कोई सामान बेचना चाहता हूँ। मोबाइल पे आपने मैसेज भेज दिया उसके, और आपने मोबाइल पे मैसेज भेजा, वो मैसेज जाने से पहले आपने दूसरा भी भेज दिया कि भाई नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव को वापस लेकर के दूसरा हमने क्या भेज दिया, एक कॉन्टैक्ट भेज दिया, या कह सकते हो हमने दूसरा मैसेज भेज दिया, दूसरी बात पहुंचा दी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी करने से हम मना कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को वापस ले लेना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेने की प्रक्रिया को स्वीकृति का संसहरण बोलते हैं, कह सकते हैं। किसी भी प्रपोजल को भेजने से रोकना, प्रपोजल को भेजने से रोकना और उसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की प्रक्रिया का जो शुरुआती चरण है वही है रिवोकेशन। समझे बात को। जैसे प्रतिसंहरण संभव, एक उदाहरण है, राम ने श्याम को एक प्रस्ताव दिया और श्याम ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन श्याम ने स्वीकृति का संदेश भेजने के तुरंत बाद ही उसे वापस लेने के लिए एक संदेश भेज दिया। यदि प्रतिसंस्करण संदेश पहले पहुंचता है तो स्वीकृति मान्य नहीं होगी। तो वही बात बताने की कोशिश की जा रही है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर मान लीजिए ए ने कोई सामान बेचना चाहता है, बी खरीदना चाहता है, तो ए ने इसको क्या दिया, प्रपोजल दिया, बी के पास प्रपोजल में स्वीकृति ले ली कि हाँ हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वीकृति की मैसेज पहुंचने से पहले उसने ए को बोल दिया कि नहीं हम नहीं खरीदना चाहते हैं। तो क्या हो गया, स्वीकृति को मना कर देना कि भाई हम स्वीकृत नहीं है, हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो स्वीकृत मना करना ही स्वीकृति का प्रतिसंहरण है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 इसी का, असंभव जैसे प्रतिसंहरण कब असंभव होगा।
अगर श्याम की स्वीकृति पहले राम तक पहुंच जाती है, प्रति संस्कार संदेश बाद में पहुंचता है, तो स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब ए का प्रपोजल बी को जा रहा है, बी स्वीकृत तो हो गया कि भाई हम ले लेंगे, लेकिन मैसेज नहीं पहुंच पाया ये तक कि हम लेने वाले हैं। उससे मैसेज से पहुंचने से पहले उसने मना करने का मैसेज भेज दिया कि नहीं हम नहीं लेने वाले हैं। तो इतनी सी चीज ध्यान रखना, अगर स्वीकृत का एसएमएस पहले पहुंच गया या बात पहले पहुंच गई है तो ये संविदा फिक्स हो जाएगी। अगर मना करने वाला एसएमएस पहले पहुंच गया तो ये संविदा खत्म हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत जटिल है, ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट को समझाएं। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह निम्नलिखित में से किसी प्रभाव में ना हो, यानी कि भ्रम ना हो कि भाई कोई भी चीज़ आपको दिखा करके दूसरी चीज़ बेच दी जाए, भाई ओरिजिनल सामान दिखा करके और आपको लोकल सामान थमा दिया जाए, तो क्या है ये भ्रम ना हो, अधिभ्रम ना हो, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कुछ इस तरीके से अधिभ्रम ना किया जाए कि छल किया जा रहा हो उसके साथ, कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही हो, कोई भ्रम नहीं जो मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि कोई भ्रम नहीं किया जा रहा हो, और मूल तत्व में कोई भी गलती नहीं की जा रही हो। इन पॉइंटों को ध्यान में रह करके अगर ऐसा कोई भी फ्रॉड ना किया जा रहा हो तब व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। देखते हैं, यदि सहमति इन प्रभावों से मुक्त है तो उसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। जैसे दबाव के बिना संपत्ति को खरीदना, किसी गन पॉइंट के बगैर किसी दबाव के बिना हम जो संपत्ति खरीद रहे हैं वो स्वतंत्र सहमति है। जैसे राम ने श्याम से एक घर खरीदने का सौदा किया, दोनों ने बिना किसी दबाव या धोखाधड़ी की सहमति की, यह स्वतंत्र सहमति हो गई। कौन नहीं होगी सहमति? अगर श्याम ने धमकी देकर राम से अनुबंध कराया तो यह सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। तो वही सी चीज है, कोई हमारे साथ कोरिजन नहीं होना चाहिए, भ्रम की स्थिति तैयार ना हो, है ना, कोई भी अधिभ्रम ना हो, धोखाधड़ी फ्रॉड ना किया जा रहा हो, कोई जालसाजी से दस्तावेज बना करके कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और फ्रॉड दस्तावेज बना लिए, मिस इंटरप्रिटेशन ना किया गया हो, शब्दों को इस तरीके से घुमाया ना गया हो, है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भाई इस तरीके से घुमाया ना गया हो। तो ये सभी पॉइंट स्वतंत्र सहमति के एक इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं। देखते हैं, सक्षम पक्षकार को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो कॉम्पिटेंट पार्टीज को समझाएं। देखते हैं, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 में कोई भी व्यक्ति तब सक्षम होता है जब वह बालिग होता हो, साउंड माइंड होता हो, संविदा करने से अयोग्य न होता हो। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति संविदा करना चाहता है उसके पास निम्न तत्व होने चाहिए। पहला, वो बालिग हो यानी कि वयस्क हो, 18 साल प्लस हो, ठीक है। साउंड माइंड मतलब में मानसिक तौर से उसका मानसिक विकास सही हो, मानसिक विकास का मतलब पागल ना हो, है ना, और संविदा करने के लिए योग्य हो। कभी कोई भी अयोग्यता ना हो उसके अंदर, संविदा करने के लिए योग्य हो, तो क्या हो जाता है, ये आपका उस व्यक्ति को कह सकते हो संविदा करने के लिए योग्य या सक्षम पत्रकार कह सकते हैं, पक्षकार कह सकते हैं। 18 वर्ष का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और संपत्ति खरीदने के लिए संविदा कर सकता है, साधारण सी बात है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। शून्य व शून्य करणीय करार या संविदा को समझाएं। तो यहाँ करार, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट सभी चीज़ें एक ही होती हैं, ध्यान रखना है। शून्य करार ऐसा समझौता है जो प्रारंभ में ही अवैध होता है। क्यों? क्योंकि ये विधि के विरुद्ध होता है, विधि इसकी इजाज़त नहीं देती है। जबकि शून्य करणीय करार यह स्वतंत्र सहमति से नहीं होता है, जिसे पक्षों के बीच रद्द किया जा सकता है। तो इतनी सी बात है, शून्य करार ऐसा होता है जो प्रारंभ से ही अवैध होता है क्योंकि विधि के विरुद्ध होता है। जबकि शून्य करणीय विधि के विरुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ छलावा या स्वतंत्र सहमति उसकी नहीं होने पर उसको रद्द किया जा सकता है, वो शून्य करणीय होता है। जैसे गैर कानूनी गतिविधि के लिए किया गया करार शून्य होता है। भाई किसी को इस तरीके से भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 10,000 रुपया लो और किसी व्यक्ति का मर्डर कर दो, तो क्या होगा, शून्य हो गया पहले से ही। जैसे धोखाधड़ी से किया गया करार शून्य करणीय करार माना जाता है। ऐसे ये क्योंकि पहले से ही क्या है, इसको बंद कर सकते हो, रद्द कर सकते हो जब कोई किसी के साथ धोखा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अवधि पूर्ण प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। अनलॉफुल कंसिडरेशन की बात की जा रही है। जो विधि के विरुद्ध प्रतिफल कोई मिल रहा है, कोई लाभ मिल रहा है, वो अवधि प्रतिफल कह सकते हैं, अवधि पूर्ण है। देखो, जब प्रतिफल अवैध कार्य से जुड़ा हो, वह अविधिपूर्ण होता है। जैसे तस्करी के लिए लिया गया पैसा, मतलब किसी तस्करी के लिए या किसी भी अवैध काम के लिए लिया गया पैसा, वो क्या होता है आपका अविधिपूर्ण कंसिडरेशन। जैसे दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए व्यक्ति चाहता है बी व्यक्ति से कि भाई किसी सी का मर्डर कर दो, तो सी का मर्डर करने के लिए हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। तो 10,000 रुपए जो मिल रहा है वो कौन सा पैसा होगा, अविधिपूर्ण प्रतिफल, यानी कि अनलॉफुल कंसिडरेशन। पॉइंट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विवाह के अवरोधक करार की प्रकृति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द नेचर ऑफ एग्रीमेंट इन द रिट्रेन ऑफ मैरिज। समझते हैं, किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकने या उस पर अवरोध लगाने वाला कोई भी करार शून्य माना जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई 18 साल का व्यक्ति है, उसके माँ बाप ने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके उससे बोल दिया है कि वो शादी नहीं कर सकता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो कोई अवैध तरीके से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जो विधि के विरुद्ध हो, तो भाई विवाह का अवरोधक हो गया वो। तो वो क्या कह सकते हो, ऐसी प्रकृति में वो शून्य माना जाएगा। पहले से ही क्या है, अविधिपूर्ण है कि भाई विधिक तौर से गलत है। कोई इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेगा अपने बच्चे से कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, चाहे पर इच्छा हो या ना हो, सिवाय यदि वह नाबालिग की शादी से संबंधित ना हो। तो माता पिता ऐसा तो कह सकते हैं कि 18 साल प्लस हो जाओ, चाहे जब शादी करो, उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधि बोल रही है, विधिक है। तो अविधिपूर्ण करार का मतलब ये हो गया है। जैसे अवैध करार कब माना जाएगा, राम और श्याम के बीच एक करार हुआ कि श्याम तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि वह राम के लिए काम करता रहेगा, ये करार अवैध रहेगा। वैध करार कैसे रहेगा, किसी व्यक्ति ने एक नाबालिग की शादी को रोकने के लिए करार किया तो वैध माना जाएगा। कहने की बात है, किसी ने ए ने बी से बोल दिया कि भाई किसी सी जो नाबालिग है अगर उसकी शादी होती है तो हम क्या करेंगे, पुलिस को फोन करके उसको रोकेंगे, तो ये वैध करार हो गया है। ये क्वेश्चन देखा था, बाजी की क्षमता को समझा, यानी कि बार्गेन कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। ऐसा करार जो किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष को कुछ धन देने का वादा करता है, यदि किसी घटना का परिणाम उसके पक्ष में होता है। जैसे मैच पर लगाया गया सट्टा, तो सट्टे से जो मिलने वाला पैसा है, तो ये बाजी हो रही है, एक कह सकते हो बेट लग रही है, उस बेट के माध्यम से कह सकते हो जो पैसा लेन देन हो रहा है, तो बाजी की संविदा होगी जो अवैध होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। ये हो चुका था। 12 है, सामरस्यता संविदा को परिभाषित कीजिए। कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा करार जो किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर हो। मतलब कह सकते हो जैसे बीमा संविदा भी हो गया। भाई आप कोई प्रीमियम जमा कर रहे हो लगातार कि भाई हमारे अगर एक्सीडेंट होता है, ऐसी कोई अभी स्थिति होती है, तो हमें 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो क्या होगा, समर्थित यानी कि कॉग्निजेंट, जो भविष्य की अनिश्चित घटना के लिए आप वो पैसा जमा कर रहे हो, कोई आकस्मिक घटना के लिए। या दो लोग मिल करके भाई बोलें कि अगर आज बारिश होगी मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तो वो भी एक अनिश्चित हो गई घटना। तो समर्थित घटना जो भविष्य के लिए किए गए, अनिश्चित समय के लिए किया गया कोई भी करार है, वो अनिश्चित या समर्थित संविदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविदा का नवीनीकरण परिभाषित कीजिए। किसी संविदा को अगर रिन्यूअल करा रहे हो, फिर से उसमें कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, तो नवीनीकरण कहलाता है। देखें, जब एक नई संविदा बनाई जाती है, जो पुरानी संविदा को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे किसी अन्य पक्ष को करार में और शामिल कर लेना। भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 लोग शामिल थे, अब एक पांचवा आदमी आने जा रहा है, तो एक रिन्यूअल के माध्यम से उस पांचवें आदमी को जोड़ सकते हैं, यही नवीनीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, संविदा कल्प को समझाइए, यानी क्वैसी, यानी कि खत्म करना। ठीक है, वह संविदा नहीं होती है परंतु कानून इसे लागू करता है। जैसे गलत तरीके से प्राप्त धन को लौटाना,
भाई किसी भी व्यक्ति ने गलत तरीके से पैसे को प्राप्त कर लिया, उसको वापस उस तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संविदा कल्प, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, या उसको उसी के पास रिटर्न कर देना, इसी को खत्म करना भी कहा जा सकता है। 15 नंबर क्या बोल रहे हैं? गुप्तता के सिद्धांत को समझाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुप्तता का सिद्धांत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या जानकारी या गोपनीयता का सम्मान और संरक्षण करना। तो जो हमने आगे देखा था, प्राइवेसी का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, उसकी जो भी व्यक्तिगत जानकारी, उसकी गोपनीयता का सम्मान और संरक्षण करना। यह सिद्धांत कहता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी सहमति के बिना प्रकट या उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण, किसी व्यक्ति की चिकित्सा जानकारी उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। भाई किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, वो बताना नहीं चाहता है, और अगर आपने उसको पब्लिक कर दी तो क्या हुआ? ये गुप्तता के सिद्धांत का वायलेशन होगा, वो जा करके कोर्ट में केस कर सकता है। उदाहरण दूसरा देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति की बातचीत को उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड करना, साझा करना गुप्तता का उल्लंघन है। जैसे हमें पता है, दो लोगों के बीच आज कोई भी संपर्क होता है तो रिकॉर्डिंग करने पर एक आवाज़, वॉइस रिकॉर्ड होती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। क्या है? इससे सामने वाला सजग हो जाता है। और जो चोरी छुपके अगर कोई भी इस तरीके से किसी की कॉल को रिकॉर्ड करता है, तो उस रिकॉर्ड करने के दौरान उसके ऊपर वो जब पेश करे किसी भविष्य में, तुम उस पे भी केस कर सकते हो कि हमारी प्राइवेसी का तुमने हनन किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निराशय की क्षमता को समझाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई, जब कोई क्षमता अप्रत्याशित कारणों से पूरी नहीं की जा सकती है, जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण क्षमता का पूरा ना होना। मतलब कोई भी चीज अप्रत्याशित कारणों के कारण पूरी ना की जा रही हो, तो ऐसी क्षमता को निराशय की क्षमता कहा जाएगा। जैसे समझे हम कि भाई किसी ए ने किसी बी से बोला कि 5 तारीख को कोई मान लीजिए हम एक प्रोग्राम में चलना चाहते हैं। अब प्रोग्राम में जाने के लिए जो रास्ता बना था, भाई वो रास्ता क्या हो गया? किसी आपदा के कारण टूट गया, खत्म हो गया, भूस्खलन के कारण या किसी भी भूकंप के कारण रास्ता टूट गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? निराशा की क्षमता का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। कह सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर ए की कोई गलती नहीं होगी, बी जो है ए पे कोई दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम्यक आचार और मिथ्या व्यापाराइजेशन, तथ्य की भूल और प्रतिप्रण की परिभाषित कीजिए। तो सभी को पॉइंट में समझे। असम्यक असर का मतलब अनुचित प्रभाव डालना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अनुचित प्रभाव डाल रहे हो, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, तो गलत है। मिथ्या व्यापाराइजेशन मतलब गलत जानकारी देना, कोई व्यक्ति को गलत जानकारी देना कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करेंगे, जो कि एक मिथ्या जानकारी दे रहे हैं। तथ्य की भूल यानी कि तथ्य की गलती। प्रतिपणन मतलब बल का प्रयोग करना, किसी के ऊपर दबाव के माध्यम से, गन पॉइंट या किसी पॉइंट से अगर उसको दबाव में डाल रहे हो। उदाहरण जैसे संपत्ति बेचने के लिए दबाव डालना। तो इस पॉइंट की बात की गई थी, ये पॉइंट को समझ सकते हो, इनको अच्छे से थ्योरी में समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होता है, इसको समझाएं। व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं, इनको समझाएं। क्या बोला है? कोई भी करार जो किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को करने से पूरी तरह आंशिक रूप से रोकता हुआ करार शून्य होगा। जैसे हमने, अगर विजय ने एक करार किया कि अजय अपना व्यवसाय छोड़ देगा और भविष्य में कोई भी व्यापार नहीं करेगा, तो यह करार अमान्य होगा। भाई क्यों? भविष्य में कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। वैध करार कैसे होगा? यदि अजय ने विजय को अपनी दुकान बेचते समय वादा किया है कि उसी क्षेत्र में 5 साल तक दुकान नहीं खोलेगा, तो ये करार कौन सा हो गया? वैध हो गया। तो व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं। मतलब किसी व्यापार को रोकने के लिए किए गए कोई भी कार्य हैं, वो कौन हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। इस पॉइंट को समझना है। किसी व्यापार को रोकने के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिससे उसका व्यापार खराब हो रहा होगा, वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर समझाएं। तो भाई एक प्रस्ताव हो गया प्रपोजल, और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, दो अलग अलग चीज़ों को समझना है।
प्रस्ताव मतलब किसी भी चीज़ की स्पष्ट इच्छा। भाई हम आपको एक प्रपोज़ल दे रहे हैं कि हमारी ये इच्छा है कि आप हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है? आमंत्रण मतलब प्रस्ताव प्राप्त करने की इच्छा या कह सकते हो स्वीकृति। अगर हम जिसको स्वीकृति भी बोल दें, तो कह सकते हो प्रस्ताव प्राप्त करने की इच्छा कि हाँ, हम तुम्हारी चीज़ को स्वीकृत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बिल्कुल, हाँ, हम तैयार हैं। जैसे नीलामी का विज्ञापन एक आमंत्रण है, बोलियाँ क्या है, प्रस्ताव है कि हम इतने रुपए लगा रहे हैं और आमंत्रण क्या है, सबको बुलाया जा रहा है कि भई आकर के सभी लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन खत्म, हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। बात की गई संविदा की परिभाषा को और कथन को प्रत्येक करार संविदा इनको और परंतु प्रत्येक संविदा करार नहीं, इनका परीक्षण कीजिए, समझाइए। देखिए क्वेश्चन तो यही है कि संविदा की परिभाषा बताएं और एक हमें कॉन्ट्रैक्ट समझाएं कि प्रत्येक करार संविदा है। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करार, परंतु प्रत्येक संविदा करार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आईएमपी में रहते हैं, समझे। संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की 2H के अनुसार संविदा वह करार है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक निश्चित उद्देश्य के लिए सहमति हो या सहमति कानूनी और प्रभाव डालने के उद्देश्य से की जाती है, तब यह वैध मानी जाती है जब इसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सपेक्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन और सक्षम पक्ष होना चाहिए। ये हमने पहले भी देख चुके थे। अब हमें क्या समझना है, अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, इससे क्वेश्चन सीधा बनेगा। हर संविदा एक करार है लेकिन हर करार एक संविदा नहीं है। पहले करार को समझते हैं फिर संविदा को समझते हैं। करार मतलब एग्रीमेंट, यह एक समझौता है जो दो पक्षों के बीच सहमति होती है, लेकिन यदि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो ये संविदा नहीं कह सकते। तो करार क्या है, हम दोनों की भी सहमति हो गई है कि भाई हम एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अब करने जाने से पहले किया गया जो मौखिक रूप से करार है वो एग्रीमेंट हो गया है, और जब हमने कर लिया है उसको लिखित, क्या बोल रहे हैं, दो लोगों के बीच सहमति, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह संविदा नहीं कह सकती। किसकी बात चल रही है, करार की। लेकिन संविदा कौन होगी, कानूनी रूप से बाध्यकारी, उसमें सभी वैध तत्व होते हैं, स्वतंत्रता वगैरह सब होते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच केवल मित्रवत समझौता करना जिसमें कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है, तो यह केवल करार है, ना कि संविदा है। तो संविदा और करार को इस तरीके से समझ सकते हो। संविदा, करार का मतलब दोनों के बीच एक सहमति हो गई है लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया, कॉन्ट्रैक्ट के पहले का चरण कह सकते हो उसको। क्वेश्चन 2 है संविदा के प्रकार और शून्यकर्णी संविदा में अंतर को समझाएं। तो संविदा के प्रकार 5-4 देख लिए थे हमने। एक समांतर एक्सप्रेस यानी कि जिसमें पक्षों के बीच स्पष्ट शब्दों की सहमति हो कि भाई एग्रीमेंट हो जाए लोगों के पास, है ना। मौन हो गई मन से, जिसमें पक्षों के आचरण में परिस्थिति, जैसे हमने रेस्टोरेंट वाली बात की थी कि दो लोग मिलकर के रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं और सहमति हो गई, तो भाई मौन हो गई है कि भाई लिखित थोड़ी ना हुई है ये। कानूनी बाध्यता वाले जैसे बायलैटरल, दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष से कुछ देने का वायदा करें, जनरली यही वाले कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। एक तरफा जिसमें एक पक्ष किसी फायदे के लिए वादा करता है, भाई जैसे आपका कोई सामान चोरी हो गया, आपने बोल दिया कि जो भी हमारा सामान लेके आएगा उसको हम 10,000 रुपए देंगे, तो इसका मतलब एक तरफ़ा हो गया। अब समझते हैं शून्य और शून्यकर्णी में अंतर। शून्य कौन होता है, वॉइड संविदा, वह संविदा जो कानूनी रूप से कभी भी वैध नहीं होती। उदाहरण, किसी अपराध के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, हमने बताया जो शून्य संविदा होती है पहले से ही अवैध होती है। शून्यकर्णी कैसी होती है, इसमें स्वतंत्रता छीनी होती है लोगों की। जैसे वह संविदा जो प्रारंभ से वैध होती है लेकिन एक पक्ष के द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। उदाहरण, धोखाधड़ी या दबाव में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 3 है प्रतिफल और भूतकालिक प्रतिफल की व्याख्या कीजिए। तो प्रतिफल, जैसे हमने कंसिडरेशन समझा, यह वह मूल्य है जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को अनुबंध के तहत देता है, एक वैध कारण और लाभ होता है। तो हमें साधारण पता है कोई भी सामान खरीद बेच में दिया गया जो पैसा वो प्रतिफल हो गया। अब भूतकालिक प्रतिफल को समझते हैं, पास्ट वाला। तो भूतकालिक वह होता है जिसमें पहले किया गया हो, ना कि वर्तमान या भविष्य में। सामान्यतः भूतकालिक प्रतिफल वैध नहीं होते, हालांकि एक्सपेक्टेशन यानी कुछ कह सकते हो अपवाद होते हैं, देखते हैं कैसे। यदि दोनों पक्ष पहले से एक करार में सहमत थे फिर उसे लागू किया, यदि करार में पहले किया गया प्रत्याशी था, जैसे उदाहरण से एक व्यक्ति ने पहले किसी को सहायता दी फिर उसे भुगतान किया,
संविदा कल्प या कोई कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है प्रावधान। समझिए, भूतकालिक क्या होता है? भूतकालिक प्रतिफल वैध नहीं होता। पहली तो ये बात करनी है कि भाई हमने भूतकाल में कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, बातचीत की थी कि हम ऐसा रुपए देंगे, लेकिन उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या वैध नहीं है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद हैं। जैसे कौन कौन से अपवाद? यदि दोनों पक्ष पहले एक करार में सहमत थे, फिर उसे लागू कर दिया, तो भाई वैध हो जाएगा। कोई करार किया कि हम आगे चल के तुम्हें ये सामान बेचेंगे, तो ये वैध हो जाएगा। क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया एक भूतकालिक का। दूसरा है, यदि करार में पहले किया गया प्रत्याशित है। जैसे एक व्यक्ति ने पहले किसी सहायता दी और फिर उसे भुगतान किया कि भाई पहले हम तुम्हें सामान दे रहे हैं, अगर तुम खुश हो जाओ तो हमें पैसे दे देना, तो ये भी सही बात है। संविदा कल्प यानी कि कोर्ट उसको वापस करा दे कि भाई ऐसा करो, जो तुमने किया है गलत किया है, उसको पैसे वापस करो, तो ऐसा भी कह सकते हो भूतकालिक प्रतिफल की ये कंडीशंस हो जाती हैं। संविदा कल्प जैसे कि वह संविदा जो कानूनी दायित्वों पर आधारित होती है, इसका कोई पूर्व करार नहीं होता, देखा था। एक क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 68 अनुच्छेद 68 से 72 में इसके प्रावधान है। ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को बिना पूर्व समझौते के लाभ पहुंचाता है और उस पर कुछ दायित्व होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी की कोई वस्तु खो लेता है और दूसरा व्यक्ति उसे पाकर उसे वापस करता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उसे कीमत चुकाएगा। भाई आपका कोई सामान है किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया है आपके खो जाने पर और वो आपको फिर वापस कर रहा है, तो उसको आप अगर वो कीमत मांग रहा है तो आपको चुकाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? अवश्य के द्वारा किया गया संविदा और संवैधानिक दायित्व को समझाएं। तो हमें पता है कि अवश्य के द्वारा किया गया कोई भी करार पहले से ही शून्य होता है, ठीक है। और अवश्य संविदा के लिए एक सक्षम व्यक्ति नहीं है, देखा था। यदि कोई अवश्य करार करता है तो उसे वैध नहीं माना जाता है। सामुदायिक तो दायित्व की बात करें, अवश्य के द्वारा किया गया कोई भी करार उसे बंधित नहीं करता है, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है, लेकिन वह करार से लाभ उठा सकता है, संपत्ति की वापसी। भाई हम जैसे अवैध हैं, 18 साल से माइनर हैं, हमने कोई भी किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट करने से हम तो पता है कि वही अवैध कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सामान जिससे हम देना चाहते हैं और उसके बदले पैसे लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान भी हमारा हो जाएगा और पैसा भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि उसको बंधित नहीं कर सकते, ना उसके ऊपर केस कर सकते, क्योंकि एक वैध व्यक्ति ने अवैध व्यक्ति के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया। एक इसमें मोहर बेबी वाला केस था, हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, समरसित संविदा और बाजी करार को समझाएं। तो देख ही चुके थे, समरसित संविदा मतलब जो अनिश्चित घटना के घटित होने पर मिलता है। जैसे अगर बारिश होगी तो पैसा दोगे, या किसी बीमा पॉलिसी पे मिलने वाला पैसा की अगर कोई भी किसी की घटना हुई, मृत्यु हुई, आकस्मिक डेथ हुई, तो हम ऐसा कुछ देंगे, तो जो शर्तों के साथ होता है ना। बाजी यानी कि जब बेट लगाते हैं, हमें पता है कि जैसे ये बाजी वाला अवैध होता है, देखा था हमने। कोई भी सट्टा के दौरान हम पैसा लगाना चाहते हैं, करार होता है जिसमें दोनों पक्ष किसी अनिश्चित घटना पर धन या संपत्ति दांव पे लगाते हैं, जिसमें किसी एक दूसरे को लाभ या नुकसान होता है, ये अवैध होता है। छठवां क्वेश्चन है, संविदा भंग मामलों में क्षतिपूर्ति कैसी होती है? तो डैमेज का निर्धारण उस सिद्धांत पर होता है कि प्रस्तावित क्षति का पूरा मूल्य वसूला जाए, ताकि प्रभावित पक्ष को स्थिति में जितना संभव हो सके उतना लौटाया जा सके। यह सिद्धांत हार्ली और बैक्सडेल के मामले में देखने को मिलता है। यह कहा जाता है केवल वही नुकसान वसूला जाएगा जो सीधे तौर पर करार के उल्लंघन से होगा। भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर व्यक्ति के बीच अगर खत्म हो रहा, भंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ये व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, तो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो वो वापस मिलता है, उसी को डैमेज बोलते हैं। ये हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस, या 7 8 10 केस दिए गए हैं, देखते हैं जो 1872 के तहत देखने को मिलते हैं। पहला केस था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉयल कंपनी, जो 1893 का है। एक तरफा संविदा और प्रस्ताव, जो एक तरफा संविदा और प्रस्ताव का बात करते हैं, देखते हैं कि कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी ने विज्ञापन में कहा, एक किसी न्यूज़पेपर में, कि उनका उत्पाद की कोई भी सामान है, जो एक कह सकते हो स्नूपीलिया वाली दवा थी, कोई सामान इस्तेमाल करेगा और फिर भी फ्लू से यानी कि जो जुकाम से ग्रसित रहता है, तो मैं उसे
100 यूरो का पुरस्कार दूंगा। मिसेस कार्बल ने उत्पाद का उपयोग किया और बीमार पड़ी नहीं, लेकिन कंपनी ने पुरस्कार देने से मना कर दिया। तो निर्णय किसने? कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन एक तरफा प्रस्ताव था, यानी कि सही था। जैसे कि मिसेस कार्बल ने उत्पाद का उपयोग किया और फ्लू से ग्रसित हुए, तो ये संविदा वैध हो गई, क्योंकि एक तरफा संविदा भी सही होती। भाई आप विज्ञापन में कोई बात निकाल रहे हो तो वो बात सही है, वैध है, हम उसको मानेंगे या यूज करेंगे। अगर आपने उसको गलत तरीके से अगर बताया तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये महिला को क्या मिला? वहाँ पे पैसा मिला, क्योंकि वो सही नहीं हुई थी फ्लू से। क्योंकि फ्लू की दवा देने का दावा कौन कर रही थी? कंपनी कर रही थी कि हमारी दवा यूज करो, अगर सही नहीं होंगे तो हम 100 रुपए देंगे अगर जो सही नहीं होगा। अगला देखते हैं, बालफेयर एंड बालफेयर। ये जो पति पत्नी के बीच का मामला है, सामाजिक और घरेलू समझौता था। क्या था? एक पति अपनी पत्नी ने एक पति और पत्नी ने एक समझौता किया कि पति पत्नी को मासिक भत्ता देगा। पति कौन? पति अपनी पत्नी को मासिक भत्ता देगा। बाद में पति ने भत्ता देना बंद कर दिया और पत्नी ने समझौता तोड़ने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पति अपनी पत्नी को कुछ मासिक भत्ता देगा कि हम तुम्हें 10,000 रुपये महीने के देंगे घर चलाने के लिए, लेकिन पति ने देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ पे वो केस कर देती है। लेकिन अदालत ने कहा पति पत्नी के बीच हुए घरेलू समझौते घरेलू होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे। सामाजिक और घरेलू समझौते कानून बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसकी कहानी आप विस्तार से देखोगे तो ये अलग अलग जगह शिलोन में रहते थे और वो दूसरे शहर से उसको उसके पैसे भेजते था। तो वही कहानी यही है कि इसमें दूसरे शहर से पैसा भेजता था, धीरे धीरे भेजना बंद कर दिया, तो पत्नी ने यहाँ पे उसके ऊपर केस कर दिया था। फिर ये केस क्या होता है? पति के पक्ष में जाता है। सीधी सी बात ये है। हाइडे बनाम ब्रेंच का है। सिद्धांत प्रस्ताव यानी प्रपोजल, स्वीकृति और काउंटर प्रस्ताव की बात करता है। क्या है विवरण? ब्रेंच ने अपनी जमीन को एक विशेष मूल्य पर बेचना प्रस्तावित किया, यानी कि प्रपोजल रखा कि हम इतने रुपए में 50 लाख में अपनी जमीन बेचेंगे। हाइड ने उसे कम मूल्य का प्रस्ताव दिया कि नहीं हम तो 40 में ही खरीदेंगे। जब बेंच ने उसे अस्वीकार कर दिया तो हाइड ने मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश की। तो निर्णय क्या है? अदालत ने कहा हाइड का काउंटर प्रस्ताव ने मूल प्रस्ताव को अस्वीकार किया था और एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो बात यही बताने की बात है कि भैया एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में दोनों लोगों के बीच की संविदा खत्म हो गई, करार खत्म हो गया है। चौथा क्वेश्चन था लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के बीच के प्रतिफल और प्रस्ताव, यानी कि जो हमें लाभ पैसा मिलने वाला हो, प्रपोजल का कॉन्सेप्ट था। क्या था? गौरी दत्त ने अपनी नौकर लालमन शुक्ला को अपने भतीजों को खोजने भेजा। बाद में गौरी दत्त ने उसे एक पुरस्कार देने का वायदा किया। लालमन शुक्ला ने भतीजे को खोजा, लेकिन उसे पुरस्कार के प्रस्ताव का ज्ञान नहीं था। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे अदालत ने चूंकि लालमन शुक्ला को पुरस्कार के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए एक वैध प्रतिफल नहीं था, इसलिए गौरी दत्त को पुरस्कार देने का कोई कानूनी दायित्व नहीं था। भाई कि बात यही है कि भाई आपने अपने नौकर को किसी काम के लिए भेजा कि ऐसा करो, हम बाद में तुम्हें पैसा देंगे या कुछ अलग से कुछ देंगे, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कानूनी तौर से वैध है, मिलना ही चाहिए। आप की जानकारी के अभाव से यहाँ पे मामला उल्टा हो जाता है, महिला के पक्ष में चला जाता है, उस नौकर को पैसा नहीं मिलता है। देखते हैं पांचवा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम अमृतसर गैस सर्विस। इस संविदा का उल्लंघन और क्षतिपूर्ति से जुड़ा था। क्या था? भारतीय तेल निगम कंपनी अमृतसर गैस सर्विस के साथ अनुबंध समाप्त कर देती है, क्योंकि वह समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। मामले का मुद्दा यह था कि अनुबंध के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति कितनी होनी चाहिए। क्या था? कि जो तेल निगम कंपनी थी वो अमृतसर गैस सर्विस के साथ अनुबंध समाप्त कर देती। किसके साथ? इसके साथ खत्म कर देती कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह संविदा शर्तों का पालन नहीं था। तो क्या होना चाहिए इसमें? अदालत ने कहा जब संविदा का उल्लंघन होता है तो प्रभावित पक्ष को उन क्षतियों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से उल्लंघन से उत्पन्न हुई है। भाई दो लोगों की भी संविदा हुई है, उस संविधा में किसी एक पक्ष की शर्तों का उल्लंघन है तो दूसरा पक्ष उसको मुआवजा देगा, तो अमृतसर कंपनी इसको मुआवजा देगी। छठवां क्या था? निवेदन और प्रस्ताव से जुड़ा हुआ। हार्बले और बनाम रॉयल ट्रस्ट के नाम से था। क्या था? इस मामले में एक नीलामी के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि श्रेष्ठ प्रस्ताव एक वैध प्रस्ताव था, यानी कि सबसे पहला प्रस्ताव। अदालत ने कहा निवेदन
एक प्रस्ताव नहीं होता है, श्रेष्ठ प्रस्ताव की शर्त ने अस्पष्टता पैदा कर दी, जिससे निश्चित मूल्य वाले निवेदन वाले को अनुबंध का हकदार ठहराया गया। सातवां देखते हैं आर वर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया को। ये अवैध के द्वारा समुदाय जो 18 साल से कम व्यक्ति वो अवैध के द्वारा किया गया समुदाय। तो आर वर्मा जो एक अवैध व्यक्ति थे, भारतीय सरकार के साथ अनुबंध किया। उन्होंने बाद में कहा कि अवैध होने के कारण अनुबंध कानूनी रूप से अवैध था। अदालत ने कहा अवैधकों के साथ किया गया अनुबंध पहले से ही शून्य होता है। अवैधकों को कानूनी रूप से अनुबंध करने की अनुमति नहीं होती है, सिवाय उन अनुबंधों को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हों। भाई कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनको तो कर सकता है वयस्क व्यक्ति, लेकिन बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पी के वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। संविदा का पालन और अपालन की बात की गई है। क्या है इस मामले में? यह एक निर्माण अनुबंध देरी का मुद्दा था। किसका? कि एक निर्माण अनुबंध देरी, भाई किसी निर्माण का अनुबंध किया उसकी देरी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। पूछा गया था कि अनुबंध को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण देरी के लिए माफी दी जा सकती। भाई कोई भी संविदा की है कि इतने दिन में हम आपका घर बना देंगे, वो किसी अप्रत्याशित समस्या की वजह से घर उतने समय में नहीं बन रहा है, तो माफी मिल सकती है। अदालत ने कहा जब देरी के कारक न होने से संविदा पूर्वान नहीं किया जा सकता, संविदा की शर्तों के अनुसार देरी की जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है। सेकिस ऑफ स्टेट एंड जुगल किशोर सरकारी अनुबंध की वैधता की बात की गई थी। इस मामले में सरकारी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध था, किसी सरकारी संपत्ति के बेचने से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। यह सवाल उठाया गया कि क्या सरकारी अनुबंध कानूनी रूप से लागू हो सकता है और किन शर्तों पर बाध्यकारी हो सकता है। अदालत ने यही कहा था कि सरकारी अनुबंध वैध होते हैं यदि वे कानूनी प्रक्रिया औपचारिकताओं को पूर्ण करें। तो सरकार के पक्ष के मामला था। दो किशोरी हैं। 10वां है किशोर सिंह के वर्मा का संविदा का उल्लंघन विशेष प्रदर्शन। इस मामले में एक पक्ष ने अपनी संविदात्मक जिम्मेदारी को पूरा करने से मना कर दिया और दूसरे पक्ष ने विशेष प्रदर्शन की मांग थी। अदालत ने कहा जब अनुबंध को लागू करना संभव हो तो अदालत विशेष प्रदर्शन का आदेश दे सकती है, मुआवजा देना संभव होगा। भाई एक ने मना कर दिया तो दूसरा कोर्ट में पहुंच गया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने उसको आदेश दे दिए। ये केस बार बार आता रहता है मोहर बीबी बनाम धर्मदास का। देखें क्या है। महत्वपूर्ण मामला था कि स्वतंत्र सहमति और कानूनी उद्देश्य के सिद्धांतों पर चर्चा थी। इस मामले में मोहर बीबी ने धर्मदास से समझौता किया, लेकिन समझौता अवैध उद्देश्य के लिए था और बिना स्वतंत्र सहमति के थे। अदालत ने इसे शून्य या वॉइड घोषित कर दिया क्योंकि अवैध उद्देश्य और स्वतंत्र सहमति का अभाव था। अवैध उद्देश्य और बिना स्वतंत्र सहमति के किए गए कानूनी रूप से अमान्य हो जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।